मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की इस रिपोर्ट में कई अहम बातें, कई टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहली बात यहाँ पर जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि सीज़फायर तो हो गया है, लेकिन सीज़फायर के बाद में जो आगे की कार्रवाइयाँ होंगी, किस तरीके से जो गज़ा के लोग हैं, जो भूखे और प्यासे जो मर रहे थे, अब उनको किस तरीके से राहत मिलेगी। दूसरा ये है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने एक पीस प्लान यहाँ पर तैयार कर लिया है। क्या होगा वो पीस प्लान अब बताऊंगा इसी रिपोर्ट के में। और इसके अलावा अब सीज़फायर के बाद में यूनाइटेड स्टेट ने 200 जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनको इजराइल भेजने के लिए एक यहाँ पर प्लान बनाया है। क्यों प्लान बनाया है डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और चौथा सबसे एक मेन अहम बात यहाँ पर यह है कि जब ये सीज़फायर लागू हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, गज़ा के आसमानों में जो हवाई जहाज़ थे, जो जंगी जहाज़ थे, जब वो रुक गए आने और एयर स्ट्राइक बंद हो गई, अब वहाँ की पब्लिक को जो साउथ से निकलकर नॉर्थ चले गए थे और नॉर्थ से निकलकर साउथ चले गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो दोनों ही साइड के लोग हैं, जो कॉरिडोर्स के लोग हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की तरफ रुजू कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ अब जा रहे हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे वो लोग, ज़रा सा हम और आप ये सोच सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। अपने दिमाग में इस चीज़ को हम एक स्टोरी बना सकते हैं कि वो अब अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन क्या अब गज़ा में उनका कोई घर बाकी बचा है? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई घर बाकी नहीं बचा है। अभी अभी आप देखें कि जितने भी गज़ा के अंदर जो बिल्डिंगें थी, 99% जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है गज़ा के अंदर से। और गज़ा सिटी का जो इलाका है, अभी हाल फिलहाल में आईडीएफ की वहाँ पर कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, क्योंकि हमास का जो कब्ज़ा है, सबसे मेन जो कब्ज़ा है वो गज़ा सिटी के अंदर ही है। लिहाजा उसने जो बड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक जो की हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से पे की हैं, लोगों को टाइम दिया गया, वहाँ से आनंद फानंद में ऊपर से उन्होंने अपने सामानों को फेंका बिल्डिंग के ऊपर से, और जो कुछ भी उन्होंने समेटने की कोशिश की उन्होंने समेटा, और इसके बाद में तुरंत वहाँ से निकले। और इसी बीच एक बम आकर गिरा, एक मिसाइल आकर उस पर गिरी बिल्डिंग के ऊपर, और पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। जानेंगे सारी खबरों को इस तफसील के साथ में इस रिपोर्ट में। देखिए, सबसे एक अहम बात, पहली बात यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इजराइल ने जो अप्रूवल है, वो गज़ा का जो अप्रूवल, जो वहाँ पर एक जंग चल रही थी गज़ा के अंदर हमास के साथ में, उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। क्यों रोका है? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई थी इसराइल की और अमेरिका की, यानी कि नेतन्याहू की और ट्रंप की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई थी। किरकिरी की वजह भी तो ये लोग खुद ही बने हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका कॉन्टैक्ट इसराइल और अमेरिका से था, लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। वहाँ से प्रॉफिट आना कम हो गया अमेरिका को और इसराइल को। जब वो प्रॉफिट आना कम हो जाएगा तो क्या होगा? उनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए कि जिसकी वजह से वो बहाना बनाकर अपना उस चीज़ से पल्ला झाड़ लें, या कोई मतलब ये कि मुआहदा एक्सेप्ट कर लें हमास के साथ में, या कोई से भी मीडिएटर के साथ में। देखिए, Israel's cabinet has approved President Donald Trump's ceasefire plan for Gaza, which includes the release of all remaining hostages held by Hamas. हमास के कब्जे में कम से कम अभी 20 के आसपास में जिंदा कैदी हैं, इसराइल के लोग हैं। लिहाजा मुआहदा ये हुआ है कि जो चाहे वो मर गए हों या जिंदा हो, आप सबको एक ही उसमें एक फेस के अंदर आपको उनको लौटाना होगा। ये जो सीज फायर हुआ है, ये कई प्लान के तहत हुआ है, इसमें कई फेस होंगे, और इस फेज़ में फर्स्ट फेज़ अगर मुकम्मल हो जाता है तो पूरे फर्स्ट फेज़ के साथ में और जो आगे की कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी। लिहाजा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट माना जा रहा है। ये वेस्टर्न की जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा फैला रही है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, जबकि मैं आपको बता दूं, जिस कंट्री के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, जिस कंट्री को डर था कि इजराइल उसकी कंट्री पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, उसने वार्न कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ मिस्र की, मैं बात कर रहा हूँ कतर की, जहाँ पर कतर के अंदर, जो कतर में अंदर उसकी राजधानी है, वहाँ पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। हमास का जो ऑफिस था जहाँ पर निगोटिएशंस होने वाली थी, जो हमास की जो मतलब ये कुछ जो खादिम, जो मतलब ये है कि जो ऑफिशियल्स वहाँ पर गैदर्ड होने वाले थे, लिहाजा एंड टाइम पर उनको इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और वो बच गए। लिहाजा जिस कंट्री के ऊपर एरो स्ट्राइक हुई, जिसका कोई लेना देना नहीं, जो एक बीच बचाव का वहाँ पर काम कर रही है, हम अपनी ज़बान में यही कहते हैं कि यार तूने तो पड़ी लकड़ी ले ली। हाँ, यहाँ पर भी मिस्र और कतर ने भी एक तरीके से पड़ी लकड़ी ले ली। हम अपनी ज़ाती ज़बान में, बोलचाल की ज़बान में बोलते हैं,
मतलब जिसका कोई करना नहीं होता, जिसका कोई धरना नहीं होता, या मतलब ये कि कोई बीच बचाव अगर आदमी करा रहा है तो पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ कर ले जाती है गवाह के तौर पर। चल भाई सबसे पहले तू बता, तूने वहां पर क्या देखा? अरे भाई मैं तो यहाँ पर बीच बचाव कराने के लिए आया था। और यही जो हाल है वो कतर के साथ में हुआ है। जी हाँ, कतर ने एयर स्ट्राइक खाई, लिहाजा वो एक छोटा सा देश है फाइनेंशियली तौर पे, या आप ये देखें जो ज़ख़ीरा वहाँ पर गैसों का है उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इकोनॉमिक है कतर की, छोटा सा मुल्क है रकबे के हिसाब से, लेकिन उसके पास में कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसका अपना कोई डिफेंस पावरमेंट नहीं है, जिसकी बदौलत वो जवाबी कार्रवाई में जिस तरीके से ईरान ने पलटवार करा था इसराइल का, उसकी जवाबी कार्रवाई में बराबर बराबर ये कम से कम 12 दिन का वक्फा ये हुआ है। और इस वक्फे में जो ईरान ने जो इसराइल का जो हाल करा है, मजबूरी में आकर नेतन्याहू को बीच बचाव कराना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कतर ने ऐसा नहीं करा, यहाँ पर क्योंकि इसके पास में पता है कि वो जो है इस यूएस का मेन अलाय है। यूएस की वहीं पर ही नेटो के अड्डे बने हुए हैं, अमेरिका के बेस बने हुए हैं। अगर ज़रा सी उसने हिमाकत करी तो वो खुद तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी कौन है? वो कतर के अमीर हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने कुछ गुस्ताखी करी इसराइल के ख़िलाफ़, कुछ गुस्ताखी करी अमेरिका के ख़िलाफ़, तो क्या होगा? अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। एक नया रिवोल्यूशन आ जाएगा कतर के अंदर, और वहाँ पर कौन बैठेगा? वहाँ पर एक नया हुक्मरान बैठ जाएगा। जैसे इराक के अंदर बैठ गया अमेरिका का हुक्मरान, जैसे मिस्र के अंदर बैठ गया अमेरिका का हुक्मरान। और अभी जो एक सिस्टम चल रहा है पूरे मिडल ईस्ट रीजन के अंदर, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? वो सब अमेरिका के और ज़ायनिस्ट जो लोग हैं उनके हुक्मरान, उन्हीं के उनको जो वो उन्हीं को लीड करते हैं, अमेरिका को लीड करते हैं, और इसराइल का जो प्रोपेगेंडा है उसको लीड करते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब कितना ही कुछ कह दे कि वो जब तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन का दर्जा नहीं मिल जाता, जब तक फ़लस्तीन को दर्जा नहीं मिल जाता एक देश, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब एक चाल है हम और आपको मिसलीड करने के लिए। लिहाजा यहाँ पर एक अहम बात यहाँ पर यह है, द डील एक्सपेक्टेड टू बी साइन इन इजिप्ट calls for Israel to withdraw from most of Gaza, Hamas to release hostages and around 2,000 Palestinian prisoners to be freed. 5 border crossing including Rafah will reopen, allowing aid and reconstruction effort to begin. देखिए 2000 के आसपास में जो इसराइल की क़ैद में फ़लस्तीनी हैं वो आज़ाद होंगे। इसमें वो लोग शामिल हैं जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल की क़ैद में हैं। जब इसराइल ने उनको हाईजैक कर लिया, इसराइल ने उनको बंदी बना लिया। उसमें कुछ बच्चे भी हैं, 22 में बच्चे हैं, और कुछ इसमें 360 के आसपास में बॉडीज़ हैं, और 1700 के आसपास में जिंदा फ़लस्तीन के लोग इसराइल की क़ैद में हैं। और कम से कम जब ये फर्स्ट फेज़ पूरा हो जाएगा तो इस फर्स्ट फेज़ के बाद में जो गज़ा के जो 5 बॉर्डर लगते हैं, रफ़ा का बॉर्डर है और कई बॉर्डर जो गज़ा के जो बॉर्डर से लगते हैं दूसरे देशों के बॉर्डर, वो खोल दिए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम, रिकंस्ट्रक्शन का काम, गज़ा को मतलब जो मलबे हटाने का काम या दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर हो सके, और जल्दी से जल्दी जो वहाँ पर फैमाइन आया हुआ है, जो खाने के लिए वहाँ पर खाने का सामान नहीं है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दवाइयाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी से जल्दी लोगों को गज़ा के अंदर फराहम हो सके। The UN says it is ready with 1,70,000 tons of supplies to send into Gaza once the ceasefire begins. जैसे ही सीज़फायर लागू हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने ये ऐलान कर दिया है कि 1,70,000 टन जो सप्लाईज है, इस 1,70,000 टन में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। खाने पीने का सामान भी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ, और दवाइयाँ वगैरह जो मतलब मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह हैं, ये व्हीकल वगैरह जो मतलब ये है कि दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्शन के काम में उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गज़ा को डेवलप करने में, वो सब इस चीज़ में शामिल है। 1,70,000 टन जो इमदाद गज़ा के अंदर दाखिल होने वाली है जैसे ही फर्स्ट फेज़ ये शुरू हो जाता है। इसके अलावा ट्रम्प हु अनाउंस्ड एग्रीमेंट सेड दे ऑल आर कमिंग बैक ऑन मंडे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रम्प मंडे या संडे में, इसी हफ्ते के आखिर में बहुत जल्दी मिस्र की यात्रा पर होंगे, और फिर इसके बाद में
वो इजराइल जाएंगे। मतलब ये है कि मिडल ईस्ट का वो रुख कर सकते हैं बहुत जल्दी, जहां पर वो जो साइनिंग सेरेमनी है, जो मतलब सीज़फायर के बारे में जो साइन जो डील हुई है उसकी सेरेमनी, मतलब ये है कि इनाम लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप, वो मतलब ये चाहेंगे, अमेरिका ही चाहेगा ये सब कुछ जो हुआ है वो अमेरिका की बदौलत हुआ है। जबकि आप यहाँ पर देखें, ये सब कुछ जो हुआ है अमेरिका ने बराबर वेपन्स पहुंचाए हैं, बराबर एड के जरिए जो उन्हें, मतलब ये कि जो पैकेज तैयार कर रखे थे, जो पैकेज दिए हैं इजराइल को, उसके जरिए से बराबर वॉर चल रहा था। बहुत सारे ऐसे फोटोज, बहुत सारी ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आई हैं जो पुख्ता सबूत ये दिखाते हैं कि गजा के अंदर जो वॉर हो रहा था, इस वॉर में अमेरिकन जो वेपन्स हैं वो यूज हुए हैं। और कई कई मिसाइलें जो उनके मतलब ये खोल मिले हैं उस पर लिखा हुआ था मेड इन यूएसए। तो कौन मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा था इजराइल को? इजराइल तो एक इतना सा एक अदना सा एक देश है। अमेरिका चाहे तो बहुत कुछ हो सकता था शुरुआत में ही, कितने ही मतलब ये कि यूएन असेंबली के अंदर बहुत मतलब ये कि मीटिंगें हुई हैं और जो कंट्रीज थी उन्होंने वोट करा है फेवर में कि गजा के अंदर वॉर रुक जाए, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया, उसको वोट नहीं दी। लिहाजा यहाँ पर अमेरिका का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है इस वॉर को एक्सटेंड करने का। द प्लान leaves key questions unresolved, including Hamas disarmament and Gaza's long-term governance। लेकिन अभी भी दो क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, उसके जवाब हम चाहते हैं अमेरिका से और इजराइल से। वो क्वेश्चन क्या है? जैसे इजराइल बराबर ये बोल रहा था कि हमास को डिसआर्म करना है, और हमास मतलब ये कि कोई भी जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। एक और बात, सबसे एक मेन चीज मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। देखिए, ये जो एक प्लान अब सीज़फायर का तैयार हो चुका है, 60 दिन का ये वक्फा होगा, और इस 60 दिन के दरमियान 2 महीने का वक्फ में सारे ही फेज को क्लियर करना, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि मुकम्मल तौर पे सीज़फायर लागू हो चुका है या नहीं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।